अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है और उसी हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी। अभी तक भी कुछ तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं और इसी हवाले से जो मज़ार कायद पर हाज़रियों का सिलसिला था अहम शख्सियात का, वो भी जारी रहा और वहाँ पर ख़ासा गहमा गहमी रही। जबकि दूसरी जानिब मसीही बरादरी आज क्रिसमस मनाती रही और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ की गई। जबकि इलेक्शन 2024 ने माहौल को खासा गरमाया हुआ है और आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा और 30 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिस पर जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं उनके बयानात का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो भी साथ साथ चल रही है। बिलावल भुट्टो ने तंज के नश्तर चलाए हैं। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब का इलेक्शन का जो नारा होगा वो ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत हर सियासी जमात कर रही है। क्या वजह है, क्यों मुतमईन नहीं है सियासी रहनुमा, इस बारे में भी बात करेंगे। जबकि अवाम का क्या मिजाज है, अवाम कैसे देख रही है इस इलेक्शन को, किसको वो अपने इक़्तिदार का ताज पहनाएगी, किसके हक में अपना वोट देगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंतखाबी तारीख में एक नया रिकॉर्ड आज कायम हुआ है। 28,686 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी तो जमा हो गए हैं, लेकिन क्या वो मंजूर भी होंगे या उन पे एतराज़ उठ जाएगा। उस्मान डार की वालदा ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा अगर पीटीआई मुझे टिकट देती है तो मैं ज़रूर यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। जबकि एक अहम खबर ये भी है, या शायद टर्निंग पॉइंट है, कि शाहिद खाकान अब्बासी के कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए गए और क्या वजूहात हैं इनकी, क्या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लिया, या वो किसी किस्म के खौफ का शिकार है, या वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं। जबकि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाहुद्दीन ने आज़ाद उम्मीदवार असलम खान पर एतराज़ात दाखिल करवा दिए हैं। और एक और अहम खबर के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक इंतखाबात के लिए मुत्तहिद हो गए। आवाम कबूल करेगी या ये इत्तेहाद भी पीडीएम जैसा ही रहेगा। और आलमी बैंक के भी एतराज़ात सामने आ गए हैं इलेक्शन के हवाले से और बाद की सूरत हाल के हवाले से उसने रिपोर्ट शाया कर दी है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। नुमान रिजवी साहब हैं, तज्जियाकार हैं और ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। हिमायूं उस्मान साहब हैं, एमकेएम से इनका ताल्लुक है, ये भी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब और हिमायूं उस्मान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नुमान रिजवी साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम नुमान रिजवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नुमान रिजवी साहब? माहौल तो खासा, सियासी माहौल तो गर्म है और वैसे जो मौसम का दर्जा हरारत है वो ठंडा है, मतलब अलग सा कॉम्बिनेशन है। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल ठीक ठाक है। वाकई मौसम तो वाकई बहुत ठंडा है और वैसे माहौल गर्म है, लेकिन अभी गर्म होना शुरू होगा मेरे लिहाज से। अभी भी जरा सा टाइम है, वक्त है। अभी भी लोगों को उम्मीदें आसरे जो दिए गए हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। वो ओपनली इतनी आसानी से मंजर आम पर आए नहीं है। खदशात जरूर है, हल्के फुल्के खदशात हैं, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो उम्मीदें दिलाई गई हैं लोगों को जिस अंदाज में, वो अभी जो के तू है उसमें कोई ऐसी खास बड़ी दरार नजर आ नहीं रही हमें। हाँ, खदशात जो है वो जन्म ले रहे हैं, ये बात सही है। ये जैसे आपने देखा कि फैसल वाडा साहब की मुलाकात है, फिर बिलावल साहब की ये बात कह देना या कहलवा देना उनसे, इस तरह के मामला जो है पीएस पार्टी जरा मुतमईन भी नजर आ रही है, कुछ बेहतर अंदाज में खेलने की पोजीशन पे है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि खदशात तो है, लेकिन अभी मामला सही तरह मंजरेआम पर आए नहीं। आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस्लामाबाद में भी कुछ माहौल जो है वो तबादलों और नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। बात ये कि आप यहाँ से जो लोग को हटा रहे हैं, जो नए लोग लेके आ रहे हैं, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। वो कौन सा आप बिल्कुल जो है ऐसे इनकलाबी और जो है फर्स्ट चुनाव अफसर आप ढूंढ के लाएंगे या
आपके पास मौजूद हैं, तो वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उसी सिस्टम पे वो भी चल पड़ेंगे। ठीक। इसमें क्या है? ठीक है। अच्छा नुमान रजी साहब, वैसे आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अहम है। 25 दिसंबर बानिए कायद आज़म की आज यौम विलादत है, बड़े जोश व जज्बे से मनाया जाता है। अच्छा, हम दिन तो हर दिन बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं, आगाज़ जो होता है वो तोपों की सलामी से होता है, लेकिन हम कितना अमल करते हैं उनकी बातों पे, या जो उन्होंने हमें मैसेजेस दिए हैं वो कितना हम गौर से सुनते हैं या उस पर अमल करते हैं, ये कहीं नज़र नहीं आता। क्रिसमस भी मनाया गया, क्रिसमस का भी जो पैगाम है वो भी अमन और आतिशी का है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। देखिए, बात ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करिश्माती शख्सियत है, बिलाशुबा इससे तो कोई इनकार नहीं। कराची में इनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1876 की पैदाइश उनकी जनाब, और अगर अंग्रेज या गांधी को इनकी तबीयत का पता चल जाता तो शायद वो तफसील मौकर कर देते हैं, मुझे तो ये लगता है। खैर हम तो पाकिस्तानी है, आपने जो बात करी, देखें जब हमारे मुल्क के वजीर आजम नेशनल टीवी बैठ के कहेंगे कि उनका कहा हुआ कोई नबी या पैगम्बर का नहीं है, उसमें रद्द-ओ-बदल हुआ जा सकता है, तो बात यह है कि अब आप 76 साल बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं कोई प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो आने वाली नस्लों को या नौजवानों को आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? मतलब मेरी जो समझ से बात है, और आज तो नेशनल टीवी ने उनकी जो है वो वफात का वो चला दिया, मतलब पैदाइश को वफात कर दिया। मतलब आप देखें तो मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बहुत से लोग पहले कहते थे करते थे, लेकिन अब तो नेशनल टीवी पे या वजीर आज़म साहब भी इस तरह की अगर बातें करेंगे तो फिर हम खड़े कहाँ पर हैं? बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तो खास बराबर भी अगर हमें कोई लीडर मिल जाए तो हमें शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए, क्योंकि हमें तो उन्होंने नक्शा तो बदल दिया, आज़ादी तो दिला दी, लेकिन अब हमें ऐसे लीडर की जरूरत है, उन जैसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी खास बराबर भी लीडर मिल जाए तो कम से कम ये जो मसाइल और इतने अंबार लगा हुआ है जो इस मुल्क का हाल है, कुछ बेहतर पोजीशन पे लिया है। आज़ादी तो हो गई, लेकिन आज़ाद होने के बाद खड़े कहाँ हैं हम? उसको चलाया क्यों नहीं लिया जा सका? उस मामला को लेके क्यों नहीं चल सके? बात ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो छोड़ के गए थे, पाकिस्तान जैसा छोड़ के गए थे, क्या आज पाकिस्तान वैसा है? क्या उनके किसी भी आप कोई भी उनके कौल अक़वाल या जो आइन जो उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने सोचा था पाकिस्तान के हवाले से, जो नजरिया दिया था, क्या उस पर 10% भी हम अमल कर रहे हैं? तो बात यह है कि जब आप देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि रियासत जो है ऐसी तस्वुर है जो माँ जैसी है। क्या रियासत माँ से ज्यादा महबूबा का किरदार अदा करती है? वो वक्तन फवक्तन अपने चाहने वालों को बदलती रहती है, जो उसको पसंद आता है वो उस तक साथ चलती है, उसके बाद उसको उठा के फेंक देती है। जब वो उसकी किरदार किसी करने लगता है तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया जाता है। तो बात यह है कि हमारी रियासत को माँ जैसा तस्वुर होना चाहिए, उसको महबूबा नहीं बनना चाहिए कि आज इसके साथ कल उसके साथ, जो सही है उसको सही रखा जाए, जो गलत है उसको गलत रखा जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत ही कहना चाहिए। शायद उस वक्त एक कौम थी तो मुल्क बना लिया, लेकिन मुल्क बनने के बाद शायद हम अब कौम नहीं रहे, इसलिए हमें इन मसाइल का सामना है। अरे मैं आप कौम तो कभी नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद ही आपने अपने आप को जो है वो तकसीम कर दिया, सुबाइयत में, लिसानियत में। आपने जो सूबे तकसीम किए वो लिसानियत की बुनियाद से तकसीम कर दिया, आपने कौमों को ज्यादा अहमियत दे दी। आप तो पाकिस्तान बन के आए थे, मतलब मैं तो समझता हूँ कि वाकई आपने जुल्म ज्यादती की उन लोगों का जिन लोगों ने जानों का नजराना दिया, कायदे आज़म की आवाज पर लब्बैक कहा, और जब वो पाकिस्तान आए तो वही पाकिस्तानी थे। बाकी तो कोई था, किसी का कोई सूबा था, किसी का कोई सूबा था। वो जो कुर्बानियां दे के आए पाकिस्तान में अल-कायदे आज़म के नाम पर लब्बैक कह के, वो जब आए तो सिर्फ वही पाकिस्तानी बचे थे, उन्हीं की शनाख्तियों से की। बाकी तो सब यहाँ कौमों में और कबीलों में तकसीम हो गए जनाब। कौम कहाँ रहे हैं? ठीक है। नुमान रजी साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। हिमायूं उस्मान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम हिमायूं उस्मान साहब। वालेकुम सलाम जी। हिमायूं उस्मान साहब, आज आपने आज़ाद उम्मीदवार असलम खान पे एतराज़ात दाखिल कर दिए हैं, कैसे देखते हैं आप? सियासी माहौल खासा गर्म हो चुका है और मज़ीद भी इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। मैंने तो कोई तरह दाखिल नहीं किया। मेरा सर MKM पाकिस्तान की बात कर रही हूँ ना, आप तो MKM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? ये इस तरह कहना कि MKM पाकिस्तान में दाखिल जी 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 जी। देखें, जो एतराज़ात हमने दाखिल किए हैं, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ भी किए हैं ना, बहुत सारे लोगों के खिलाफ, जैसे अरशद वोरा भाई के खिलाफ किए थे, वो क्लियर हो गए। जो चीज हमें जहाँ गलत नजर आ रही है हम उसकी निशानदेही करेंगे, हमारा हक है, ये तो कानूनी हक है।
एतराजात फाइल करना। अच्छा। इसमें कोई नाक वाली बात तो है नहीं। रूटीन की बात है ये। रूटीन की बात है। अगर ठीक किसी है। को किसी पे डाउट है कि भाई उसने कोई चीज अपनी छुपाई है पेपर्स के अंदर, डिक्लेयर पूरी नहीं की है और वो झूठ बोल रहा है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 61 और 62 का वो उस पर लगता है नफाज, तो हम उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं, हमारा राइट है। सही, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट है और हर किसी का राइट है जिसने भी कागजात जी, नामजदगी हर जमा पाकिस्तानी का राइट कराया। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक आवाज़ सुनाई दे रही है, कब से हम जब से इंतखाबात की बात चली है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, क्यों आप लोग मुतमईन नहीं हैं? हर सियासी जमात को यही शिकायत है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या वजह क्या है? देखिए, वजह तो आप बिल्कुल मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, टीवी पे बैठी हैं, आपके कैमरे से ही आप लोग दिखा रहे थे बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह कराची से कश्मीर तक हुआ है, आपके सामने और वो यूनिफॉर्म के अंदर डाकू आते हैं और बैलेट पेपर के बॉक्स उठा के ले जाते हैं और शाम को टाइम जब खत्म होता है तो ला कर रख देते हैं, गिनती शुरू होती है और पीपल्स पार्टी जीत जाती है। तो इससे साबित होता है कि भाई आरओ भी उनके थे और वो वर्दी में मफलूस जो डाकू उन्होंने भर्ती किए हुए पूरे इंटीरियर से लाकर वो सारा निजाम उस पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। जब तक आप उस होल्ड सिस्टम को उन्होंने जो 15 साल के लिए अपनी रियासत के अंदर रियासत बनाई है उसको आप नहीं तोड़ेंगे, न्यूट्रल नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है? मुझे आप अपनी ईमानदारी से बता दें, अगर मेरे घर के 4 मुलाजिम मैं लाकर एक इदारे में बिठा दूं तो उन्होंने मेरे कहने पे काम करना है या उन्होंने कोई दूसरे या तीसरे बंदे के लिए काम करना है बेनिफिट्स के लिए? अच्छा, ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि कहीं पे हकीकत पर करप्शन है, ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताइए उस्मान साहब, जब आप गवर्नमेंट में साथ होते हैं तो तब आप उनकी तारीफें करते हैं, तब आप उनके साथ हर जगह खड़े होते हैं, उस वक्त ये निशानदेहियां क्यों नहीं होती या इनका तदारुक क्यों नहीं होता जो गलतियां होती हैं? तो मेरी बहन, हम तो बिल्कुल इनके साथ तो थे ही नहीं पीपल्स पार्टी के, हम तो शुरू से इनके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट नून लीग में हमारा उनसे इत्तेहाद था जो उनकी आखिरी टर्न ओवर चला है, हम तो अपोजिशन में बैठे हुए थे, इनसे भी हमारे इख्तलाफात हुए हैं। जब इन्होंने मर्दमशुमारी को आपके सामने 9 मई को जाकर 1,32,00,000 पे क्लोज कर दिया था, जबकि 160 पहले थी, उससे भी नहीं चले गए थे। फिर हमने हाई राइज बिल्डिंग किए, पेपर प्रूफ दिए, फेडरल गवर्नमेंट को जाके सारे एविडेंस दिए, इदारों को एविडेंस दिए, उसके बाद इस शहर की आबादी जाकर 2 करोड़ प्लस पे गई है, वरना तो ये तो 1,32,00,000 पे क्लोज कर रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कि अब भी ज्यादती हुई है कि 2 करोड़ का शहर नहीं है, इस शहर में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं। अच्छा, तो क्या नतीजा क्या निकला? आपने इतनी सारी एफर्ट्स की, कुछ गलतियां दुरुस्त हुई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख लोग बाजियाब करवाए हमने, वरना 1,32 पे क्लोज हो जाती आबादी अगर शहर की, तो आप सोचे ना कि 160 से 1,32 पे लेके जा रहे थे पूरे इंटीरियर सिंध में और पूरे पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ रही थी। ये वाइट शहर था कराची जिसके अंदर आबादी पीपल्स पार्टी के जो आरओज और ये जो सारे लगे हुए थे ऑफिसर्स वो सिस्टम के तहत इसको मजीद कम करके दे रहे थे ताकि इंटीरियर सिंध के अंदर इनकी सीटें बढ़ जाए। एक्चुअली इनको तो इतराज यही है कि कराची की अगर जेन्युइन आबादी गिन लेंगे तो कराची में 36% का कोटा गया सीटों का पूरे इंटीरियर सिंध का। आप इसको जेन्युइन आबादी पे लेके जाते हैं तो 50 प्लस कर जाएगा। जो कराची जीतेगा उसका चीफ मिनिस्टर आएगा, तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं। इंटीरियर सिंध में तो आपको पता है डाकू राज अरूज पर है, चाहे वो बगैर वर्दी की हो चाहे वर्दी में हो, जो पीपल्स पार्टी मैनेज करती थी। तो उनके यहाँ तो वहाँ पे वोट तो डलता ही नहीं, बेचारा गरीब हारी किसान वो तो लाचार हो चुका, जिसके पाँव में जूती नहीं है, जिसके सर पे माँ बहन की दुपट्टा नहीं है, घर की हालत आपके सामने है। इन्होंने क्या किया हुआ कराची से कश्मीर तक? छोड़ दे, मुझे अपने लाड़काना में एक यूसी बता दो ना, रोल मॉडल कोई बनाई हो। 22,000 अरब रुपया खर्च करने के बाद 10 सालों में इन्होंने तबाही और बर्बादी के अलावा पूरे सिंध को दिया क्या कराची समेत? अच्छा, हिमायू उस्मान साहब, जिन डाकुओं की और कच्चे के डाकुओं की जो आप बात कर रहे हैं वो भी उनके पाँव में भी चप्पल नहीं होती, लेकिन उनके कंधों पे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। जो फुटेजेस हमारे पास आती है, जो हम देखते हैं, इनकी सरपरस्ती में काम करते हैं जनाब सर जी। तो ये तो सारी चीजें आपको पता होंगी। बहरहाल इस पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। नुमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, हिमायू उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, सवालात करते रहेंगे, जवाबात हासिल करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है नुमान रिजवी साहब और हिमायू उस्मान साहब, और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। बात हो रही है इंतखाबात 2024 के हवाले से। माहौल खासा गर्म है, सियासी दर्जे हरारत अपने उरूज पर है, और जो बयानात का सिलसिला है, जो इल्जामात का सिलसिला है, वो एक बोछाड़ है, तंज ताने सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले दिन कहीं पे भी
किसी का कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात रही। बहरहाल हिमायत उस्मान साहब से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और उनसे ही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उस्मान साहब, आवाम के मिजाज को कैसा देखते हैं आप? किसकी तरफ झुकाव देख रहे हैं आप कि वो इत्तेहाद करने वाली पार्टियों को पसंद कर रही है या वो जो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं उनकी तरफ झुकाव उनका है? जब आप अवामी हलकों में जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? देखिए, अभी तक जो मेरी कैंपेन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल 2 यूसियों के एक आपके सामने कॉर्नर मीटिंग रखी थी, जो हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं और एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया है, जिसमें कम से कम 20 से 25 हजार लोग वहां से निकल आए इलाकों से बाहर। अच्छा। तो 2 यूपीओ में तो ये आपके सारा मीडिया कल कवर करके दिखा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव जा रही है मेरी कैंपेन, क्योंकि मैं आवाम से कोई झूठे वादे नहीं कर रहा, झूठ पर मबनी गुफ्तगू नहीं कर रहा, उनको हकायक बयान कर रहा हूँ। आपके सामने जिस हल्के में मुझे टिकट मिला है वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर आता है। आपको याद होगा मेरी बहन 4 से 5 साल पहले शहर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का कोई वजूद नहीं था। पीपल्स पार्टी ने 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई दूध की नहरें नहीं बहा दी थी। उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट साउथ से और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से कुछ हिस्सा काट कर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी अनाउंस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी उन्होंने इसलिए नहीं अनाउंस किया था कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लोगों को उन्होंने फैसिलिटीज देनी है, सहूलतें देनी है, पानी देना है, बिजली देनी है, गैस देनी है, वो तो उनको आज तक नहीं मिली, ना सेवरेज की लाइन मिली। उन्होंने इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बनाया था कि यहाँ समुद्री रास्तों पे बहुत बड़े पैमाने पर हेरोइन की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, आपकी शराब की स्मगलिंग होती है, गुत्ते लगे हुए हैं प्राइवेट। यहाँ पे आप साइली पट्टियों पे चले जाए, नौगवार एरिया बने हुए थे। यहाँ पर ये जो रिवर रोड से पूरी स्मगलिंग बलूचिस्तान से रूट से चलती थी, उसको पीपल्स पार्टी ने एक अपना एसएसपी बिठाकर 4 से 5 साल तक तमाम एसएचओ अपने लगाकर कंट्रोल किया हुआ था। अब मंशियात खुलेआम इस इलाके से स्मगल होकर पुलिस मोबाइलों के अंदर पूरे सिंध भर में जा रही थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जाकर उस सिस्टम को ब्रेक किया, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे, जिसकी वजह से आपने देखा पिछले 11 तारीख को मेरे 3 साथी भी शहीद कर दिए गए, मुझ पर फायरिंग हुई है, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन हम डरने वाले लोग ही नहीं है। अच्छा, वो मामला कहाँ तक पहुंचा? वो कहाँ तक पहुंचा हिमायत उस्मान साहब? उस पर कुछ आउटपुट निकला? जी, आपको पता है अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हालांकि सारी फुटेज आ गई है, सारी वीडियोस आ गई हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड की हैं, और 8 से 10 मुसल्ला लोगों ने जिस तरह फायरिंग की है और 3 लोग मौके पे ही हलाक कर दिए, उसके बावजूद वह बस क्या बताऊं आपको कि ये कानून हमारा किस तरह सिसक के चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जब आएंगे, अल्लाह ताला ने मौका दिया, नए अज़म के साथ आ रहे हैं, नई टीम आ रही है एमक्यू में पाकिस्तान की, आपको बहुत सारे नए चेहरे दिखेंगे और वो चेहरे दिखेंगे इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान में जाकर असेंबली में बल्कि कानून साजी भी करेंगे और जो पार्टी का हमारा मौक़िफ़ है उस पर पूरी तरह अमली जामा पहनाएंगे। और एक दफा एमक्यू पाकिस्तान की दफा आ गई, उसके बाद मैं समझता पूरे सिंध से पीपल्स पार्टी को सफाया हो जाएगा और कहीं भी दोबारा वो नहीं आ सकेंगे। ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कर रहा हूँ, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि हम आकर इनकी तरह कोई अपना सिस्टम बना लेंगे। हम लोगों के सहूलतें देंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों के मसले हल करेंगे, हम अपने हिस्से का हराम नहीं कमाएंगे, अपने हिस्से की हलाल रोटी खाएंगे, हराम खोरों को भगाएंगे, किरदार ठीक होगा, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। इन्होंने गैस लाइनें बंद करके उस पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर अपने भांजे भतीजों को, पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, उनके भांजे भतीजों को डीलरशिपें दे दी हैं। लोगों की गैस लाइनें जानबूझ के बंद की हुई हैं, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर एक घर में भी नहीं आ रही, किसी आइलैंड में भी नहीं आ रही पिछले 2 साल से। अच्छा, ठीक है। जो सूरत हाल है वो तो खासी वाज़े है और आवाम यकीनन उम्मीद रखते हैं कि जो भी पार्टी आए वो कम से कम आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तो तवज्जो दे, लेकिन सूरत हाल क्या होगी ये तो खैर आगे वक्त ही बताएगा। नुमान रिजवी साहब, ये बताइएगा, इंतखाबी तारीख में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 28,686 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, रिकॉर्ड है ये। इसका मतलब है कि लोग अब जो ये कहते थे कि सियासत जो है वो बहुत अच्छा नहीं है या नहीं आना चाहते थे, तो अब लोग सियासत में आना चाहते हैं। अब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। सियासत में आना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हाँ कौन रहे? बात ये कि जितनी तादाद में लोगों ने जमा कराए कागजात, क्या वो अहल भी है इन सीटों के? क्या उनको कानून साजी का कुछ पता है? क्या असेंबली में जाने वालों को तो असल काम तो कानून साजी है, और वहाँ जाते हैं इंडस्ट्रियल जमींदार खान ये सब लोग। तो बात ये है कि इसमें बुराई तो दिल को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई नए इतने उम्मीदवार हैं, तो इनमें काबिल कितने लोग हैं। सोचने और समझने की बात ये है, सियासत में तो हर आदमी ने जो है वो
हिस्सा ले लिया है, लेकिन सियासत को समझा कौन है, सियासत करी किसने? खिदमत नुमान साहब, सियासत का नाम काबिलियत का खिदमत है। मेयार भी तो कोई नहीं है ना। ये जो बड़ी तादाद बिल्कुल आ गई है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें देखना और सोचना समझना चाहिए क्या ये वाकई अहल है इस कौम की रहनुमाई करने के लिए या नहीं। तादाद तो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, आपको भी पता है और हमें भी पता है। जी। तो जितनी सियासी पार्टियां हैं तमाम लोगों को आजमाया हुआ है, लेकिन अफसोस दर अफसोस के आना उन्हीं में से है। क्या किसी को कम मिलनी है, किसी को ज्यादा मिलनी है, लेकिन सिस्टम वही है सारा। बदला कोई निजाम नहीं है। अगर हम कहें कि बदल गया है तो भाई मादरत के साथ बदला कुछ भी नहीं है। और ना हमारे अमाल इतने अच्छे हैं पाकिस्तानियों के कि वो अपनी मर्जी से वोट डालें और अपनी मर्जी से जो है वो सेलेक्ट करें लोगों को और इलेक्ट करें लोगों को जिनको वो चाहते हैं। आपको क्या लगता है? नुमान साहब, लेकिन उम्मीद तो रखती है ना अवाम, हो सकता है कि इस दफा साफ शफाफ इलेक्शन हो। नहीं पड़ेगा तो जिनको जैसा करना है, जितने भी लोग जमा करा रहे हैं, ये सारी सिस्टम पूरा सेट है, मामला सेट है। लेकिन बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, इलेक्शन अब पैसों का खेल है। ये उस तरह का खेल है कि जो पहले पैसे जमा करा देगा उसको 5 साल के लिए हुकूमत दी जाएगी। अभी आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जाएगा और एहतसाब होगा, लेकिन पता लगा कि वो तो सिर्फ दिखाया जा रहा था उनको, क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी। तो यहाँ मामला तो दूसरे हैं, यहाँ हर आदमी दिखाने के लिए रखा जाता है। एमक्यूएम को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 22 की 22 सीटें कौमी असेंबली की मिल जाएंगी और 47 की 47 सीटें सूबाई असेंबली की मिल जाएंगी। इतनी माशाल्लाह उनको जो है वो हवा भर दी गई थी। और फिर पीएस पार्टी, अब आप देखें जब इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है तो पीएस पार्टी के मामला और हमारी रियासत के मामला देखते जाइएगा आप कितने बेहतर होते चले जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे को दिखाने के लिए है। आवाम की खिदमत करना और आवाम की लिए सोचना और आवाम जिसको चाहेगी वो ले आएगी, ये नामुमकिन इस्लाम में से पाकिस्तान के अंदर। इससे भूल है, ख्वाब ख्याल की बातें। अच्छा, और ये जो बानी पीटीआई हैं, इनके कागजात नामजदगी जमा तो हो गए, आप समझते हैं कि मंजूर भी होंगे? यार बात ये नहीं है, मंजूर भी हो जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बानी एक उसकी पार्टी के सरबराह है ना, लेकिन बात ये है कि आपने जैसे कहा कि देखें विरोध वाली बात है कि जब ऊंचा लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिली, बात सारी है। बात ये है कि देखें इसी मिलेगी, वही ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजर चाहेगा वही होगा। जो जिस तरह कैप्टन फील्ड सेट करेगा, जिस तरह डायरेक्ट करेगा, बिल्कुल उसी तरह मामला चलेंगे। किसको बॉल तेज करानी है, किसको स्लो करानी है, किसको कहाँ रखना है, पिच कैसी रखनी है, पोजीशन पे खिलाना है, किस खिलाना है। मतलब एक जर्नल सा कैप्टन का मुराद है कि आम सा कैप्टन, खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं चले जाइएगा जिस तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। बात ये एक पोजीशन कौन किस खिलेगा, स्पीकर वही होगा, वही जर्नल सा कैप्टन होगा। मतलब कोई जर्नल यानी आम सा कैप्टन ना हो, बल्कि एक खेल का जबरदस्त खिलाड़ी हो। अभी जो टीम सिलेक्शन का काम चल रहा है, देखें कौन कौन आता है मेन पोजीशन पे, तो पता लगी गया है, मगर वेन्यू देखना पड़ेगा कौन कंफर्म है कौन कंफर्म नहीं। इमरान खान साहब को बिल्कुल मैं समझता हूँ आजाद तौर पर जो है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आवाम का फैसला आवाम पे छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ेंगे भी तो, और जीत अगर लड़ भी लें तो वो जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक और अभी बड़ी जो लोगों में जोशो जज्बा या जो चीज़ें नज़र आई कुछ नई इन इंतखाबात में, जैसे उस्मान डार की जो वालदा साहिबा है, उन्होंने ये कह दिया कि अगर पीटीआई मुझे टिकट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब इस उम्र में और इस तरह से जज्बा या जोश ये कम कम दिखने में आता है जो इन इंतखाबात में हम देख रहे हैं। कई मौक़ों पर ये चीज़ें नज़र आई हैं। देखिए ये बात ये कि उनकी वालिदा ने तो ये बात अगर आपको याद हो तो पहले ही कह दिया था कि जब उस्मान डार साहब वापस आए थे तो कहा था कि उस्मान का फैसला है वो सियासत से अलग हो रहा है, मगर मैं हूँ सियासत में। ये बात तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लड़े वो और जीत जाए। उनकी स्ट्रेटजी जो है तो अच्छी है, पीटीआई के भी वोट ले जाएंगे और शायद कुछ साइलेंट वोटर्स भी जो कुछ मीडिया में दिखाया गया उनके साथ जो हुआ बहरहाल बुरा हुआ उनके साथ, तो वो तो है, उन्होंने ये बात पहले कह दी थी। इसमें क्या है, हाथ लड़ना चाहिए इनको इलेक्शन, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए। हिमायत उस्मान साहब, अगर आप भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक इंतखाबात के लिए मुत्तहिद हुए हैं, आप समझते हैं कि आवाम कबूल करेगी, इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा? अब देखिए ये तो इलेक्शन में जब 8 फरवरी आएगी तो उसकी रात को ही पता चलेगा। अभी मैं इस पर तो कोई बात नहीं करना चाहता किसी भी पार्टी के इतिहाद पर,
ठीक है जी, अवाम का फैसला होगा, अवाम करेगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी तो नहीं, उम्मीद है इत्तेहाद भाई, करना तो अच्छी बात है ना। आपने भी देखे ना, नून लीग के साथ आपने एक केमिस्ट्री बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, थी। लेकिन उन्होंने भी, हमने सीट एडजस्टमेंट तो अभी तक उनसे कोई नहीं की है। उन्होंने भी भरे हुए हैं, हमने भी जमा करवाए हैं, हमने अपने लोगों को टिकट्स भी इशू कर दिए हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या बनता है सिनेरियो आगे चलकर। जहाँ पे हमारी मेजोरिटी है हम वहाँ पे लड़ेंगे, बिल्कुल भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 की तरह RTS जिस तरह भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिस्टम बंद कर एक पार्टी को मुसल्लत कर दिया गया। कराची में जबरदस्ती 14 सीटें दे दी गई और कराची में पौने 4 साल में 1 टके रद्दी बराबर का काम नहीं हुआ। उधर वो बैठे हुए थे, इधर जरदारी से डील चल रही थी। जरदारी की देख लें, उनके दौर में, खान साहब के दौर में तमाम बंदे बरी हुए हैं। शर्जील मेमन साहब को देख लें, बाइज्जत बरी होकर आ गए तमाम केसेस से। उनके स्पीकर सिंध को देख लें, वो तमाम केसेस से तकरीबन बरी हुए हैं। तो 14 उन्होंने वोट देकर सेनेट के चेयरमैन को भी तो जितवाया ना खान साहब के। वो सबकी तो डीलें चलती रही हैं, लेकिन कराची लावारिस रहा है, सिंध लावारिस रहा है। उन्होंने अपना पूरा यहाँ पे सल्तनत कायम की उसी दौर में, और वो सल्तनत समझ के उस पे जा रहे हैं जरदारी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जरदारी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और यूं है, सब पे हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह के फैसले अल्लाह करने वाला है, और इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए और सिंध भर की अवाम के लिए बेहतरीन फैसले होंगे। अवाम बेहतरीन फैसले करेगी। जरदारी साहब ने तो कह दिया कि PTI को अब मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो बगैर मेहनत के आई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से क्या मुराद है? तो देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्राउंड रियलिटीज तो ये है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई पता नहीं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, इनकी अपनी राय होगी। ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि हम एक टाउन वाइज जलसे कर रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग खुद निकल कर आ रहे हैं अपने इलाकों में। कल मैंने जो जलसा किया, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बता रहा हूँ कि जोहर की नमाज के बाद उस कॉलोनी के अंदर लोगों ने तमाम दुकानें अपनी खुद साख्ता बंद की हैं, मार्केटें बंद की हैं, और तमाम के तमाम लोग शाम 5 बजे का टाइम था, जोहर की नमाज के बाद अपनी दुकानें इलाकों के अंदर और मार्केटें बंद कर जलसेगाह की तरफ पैदल आए और हजारों की तादाद में आए। अच्छा, आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, लोग आप पे एतमाद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त जो पोजीशन है, खास तौर पे हमारी 242 और 243 के अंदर जो कैंपेन मैं देख रहा हूँ, मुस्तफ़ा भाई वली, मुस्तफ़ा कमाल भाई वली और मेरी, बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारी दूसरी कौमियत के लोग आके जुड़े आज। बल्कि मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के जो केमाड़ी के जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ शमूलियत की है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ मीटिंग खत्म हुई है, 200-250 लोगों ने उनके साथ शमूलियत की है, PTI के जनरल सेक्रेटरी ने, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के, और काफी लोग शमूलियत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और आने वाला वक्त बेहतर होगा। मायूसी कुफर है, कुफर वाली बातें नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। हम खुद ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ताला सब चीजें ठीक हो जाएंगी और बेहतर होगा आने वाला वक्त, मेरी नजर में तो। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि अगर हम खुद ठीक होंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें खुद ब खुद एक सिस्टम में बन जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हिमायूं उस्मान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नुमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। नुमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नुमान साहब, क्या माजी में किसी पार्टी के इंट्रा इलेक्शन कलदम करार दिए गए हैं? नहीं, मैं बात यह है कि देखें, आपके यहाँ मैं नहीं समझता कि कभी भी ऐसा वाकया हुआ हो, क्योंकि पार्टी के इलेक्शन तो आपको पता है किस तरह होते हैं जी। तो बहरहाल ये मुझे तो इल्म नहीं है कि कभी कोई इस तरह के इस बुनियाद पर जो है वो किसी को जो है नाअहल करार दे दिया गया हो इंटर पार्टी के इलेक्शन के हवाले से। मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं आती, तारीख भी ऐसा नहीं कहती कि किसी पार्टी के इंट्रा इलेक्शन के उसमें जो है बेस बना के, बुनियाद बना के जो है उसको नाअहल करार दे दिया गया हो। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात। ठीक। अच्छा, और जो अब जैसे MQM है वो तो राब्ता कमेटी पे ही चल रही है। वो भी कराते हैं, लेकिन ये कि उनके, आपको पता है उनके तो मामला, उनके यहाँ जो तंजीमी सेटअप है नीचे तक का कंट्रोल सिस्टम है, डिसिप्लिन का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक। इन्हें तो अपने कारकुनान के नाम तक पता होते हैं, इनके रहनुमाओं को, कौन से इलाके में, कौन से वार्ड में, कौन से यूनिट में, कौन से सेक्टर में है। सही। तो क्योंकि इनके अपना कंट्रोल सिस्टम होता है और अच्छी भी चीज है, नेटवर्क अच्छा है, चेन सिस्टम अच्छा है और वाकिफ हो और जानता हो। तो मैं समझता हूँ कि MQM में तो बड़े जबरदस्त अंदाज में इलेक्शन हुए, और अभी रिसेंटली भी हुए थे। लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन कराए थे, बिल्कुल अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे उनके, और कोई आवाज किसी किस्म की बाहर नहीं गई थी, और जो तरीक़ेकार होता है उसको उन्होंने पूरा किया था। MQM ने इंटर इलेक्शन कराए, बिल्कुल कराए, और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रॉपर अंदाज में कराए गए।
ठीक है। अच्छा, इम्तियाज़ फरहान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है, अक्सर प्रोग्राम्स में अपने तज्ज़िये देते रहते हैं, हम उनके तज्ज़ियों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ फरहान साहब, इलेक्शन का मामला है, इत्तेहाद बन रहे हैं, पार्टियां जुड़ रही हैं, कहीं हम देख रहे हैं इख्तलाफात हैं, इल्ज़ामात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक इंतखाबात के लिए मुत्तहिद हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप इस इत्तेहाद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस इत्तेहाद को अब इस पर कोई तबसरा करना कबल वक्त होगा। मैं तो इसका कोई बज़ाहिर बेनिफिट नहीं देख रहा। अच्छा, लब्बैक पाकिस्तान है, जाहिर है कि उसमें कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। ताहम सुन्नी तहरीक में तो इख्तलाफात पाए जाते हैं, जाहिर है उसके एक ग्रुप उसमें TLP के साथ आकर। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा, वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। आप पढ़ा कि भाई वो कैंडिडेट है वहाँ से, तो वहाँ से होपफुली कुछ और, क्योंकि वहाँ एक बड़ी तादाद रहती है जो मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के वो दायरे के TLP को लाइक करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। कुछ अगर आ जाए धोराजी वाली साइड, कुछ मलिर वाली साइड में पॉकेट जरूर है, कोई एक ह्यूज ऐसा नहीं है कि मामला हो। और उस तरह की कंपेन TLP चला सकती है, मगर उनको चला सकेंगे या नहीं, सुन्नी तहरीक के पास एक वर्क फोर्स है, जरूर है, बिल्कुल है। TLP के पास भी उस तरह की शायद ना हो, लेकिन सुन्नी तहरीक क्योंकि पुरानी एक जमात है। अच्छा, तो देखते हो पुलिस इस तरह हो रहे हैं ये मायने। बाकी जो इत्तेहाद का शुमाइला आप कह रही थी ना, मैं नहीं समझा कि कोई इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और MKM का आया कि जनाब अलायंस हो गया, सब खत्म, कोई भी अलायंस नहीं हुआ। अभी वो कह रहे जी हमारी मुफाहमत है। और इसी तरह GDA का मामला है, GDA अपनी जगह मौजूद है। राशिद महमूद सूंतो आए, उन्होंने मुलाकातें हुई, मगर बाकायदा कोई ऐलान नहीं हुआ कि कोई इत्तेहाद का इंतखाबी या कोई मुफाहमत पे बात करें। मुफाहमत तो इन सबके दरमियान पहले भी थी। और राशिद महमूद सूंतो PDM में शामिल रहे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, लेकिन ये रिवायती हरीफ है। अगर राशिद महमूद सूंतो साहब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं, माजी में मोहतरम वो जो शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सूंतो थे, जो इनके वालिद थे राशिद महमूद, तो वो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते थे, बड़ा टफ इलेक्शन होता था। अच्छा, पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, बिलावल भुट्टो साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और अभी से नहीं, उन्होंने सबसे पहले ही जलसे जुलूस का आगाज़ कर दिया था। अब जो तंज है बिलावल साहब का वो भी बड़ा ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में ये नारा लगाएंगे अब कि मुझे क्यों बुलाया, हालात अब इस नहज पे जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ऐसा ही है कुछ? मैं बताए तो कहीं ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। एक ये भी तनकीद की जाती है कि नवाज शरीफ बाहर नहीं निकले। तो मैंने इनको जब 2013 में वापसी, 2008 में वापसी हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो मैंने ये देखा था कि 18वीं तरमीम से पहले का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और 18वीं तरमीम के बाद का नवाज शरीफ, खासतौर पर और शहबाज शरीफ बिल्कुल डिफरेंट थे। अच्छा, इसी तरह से मैं इस दौर में जब ये आए तो देखा तो जो मुकदमात थे उससे पहले का एक नवाज शरीफ था, मुकदमात से जब बरी हो गए तो एक दूसरा नवाज शरीफ आ चुके हैं सामने। अब एक मामला रह जाता है, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन के मामला है कि फॉरएवर होगी, जो लेजिस्लेशन हुई है इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक, वो एग्जिस्ट करेगी कि 5 साल के बाद डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। आई थिंक 13 या 2 जनवरी को जो है वो रखा गया है, उसकी जो हेयरिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिलावल भुट्टो जो एक फौरी तौर पे जो नवाज शरीफ और जो 70 साल वाली बात हुई, तो मेरा अपना तज्जिया ये था और ये है कि वो मरियम नवाज को अपने मुकाबले में लाना चाहते हैं कि वो काउंटर करे, ये करे, ताकि एक जो कम अज कम निस्बतन एक यूथ जो है या यंग जो है लीडरशिप एक्टिव हो जाए, वो हो जाए। और दूसरा ये कि वो नवाज शरीफ को हिट करके
तो नवाज शरीफ मुखालिफ वोट है। जैसे पीटीआई है, उसके बारे में मुख्तलिफ राय आ रही है कि उनके मैनेज हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे कैंडिडेट, क्या होगी सूरत हाल, जो कि नजर आ रही है अजीब भोज पोज सी सूरत हाल है। तो वो नवाज शरीफ के मुखालिफ वोट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ की मुखालफत करके कि कम अज कम पीटीआई का जो वोटर है वो, या जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाएगा वोट, वो कम अज कम उधर आ जाए। कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है। तो वो एक मेरे नुक्ता नजर से एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त अगर देखें फील्ड में तो आपको सिर्फ बिलावल भुट्टो जलसे जुलूस रैलियां करते नजर आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ भी अपनी बड़ी बड़ी यानी स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है जी, इससे क्लियर होके आपको एक नया नवाज शरीफ नजर आएगा जो पूरे मुल्क में भागता दौड़ता और जलसे करता नजर आएगा, जो मैं फील कर रहा हूँ अभी तक। तो वो वेट कर रहे हैं उसका जो ये डिस्क्वालिफिकेशन, जाहिर है वो होती है कि जी फॉरएवर है तो फिर एक पिटीशन में जाना पड़ेगा, वो खुद सुप्रीम कोर्ट या अपील में जाए, क्या हो। अब तो इम्तियाज साहब वक्त ही कम रह गया। नुमान रिजवी साहब से एक आखिरी सवाल जरूर मैं करूंगी। नुमान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया, क्या वजह है? दिल बर्दाश्ता है सियासत से, या किसी किस्म का खौफ है, या फिर कोई और बात है उनके दिल में? देखिए, बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे में तो मेरे ख्याल से वो तो मौजूद है, सियासत में मौजूद है और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उनकी बात ये है कि कोई ना कोई एक घर के फर्द हो तो मामला तो चल जाते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, ये बात तो तय है कि अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे थे कि वक्ती तौर पर रुक गए और मेरे ख्याल से इनको एक खाम माल के तौर पर रखा गया है। आने वाले इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होंगे 2 साल 3 साल या 5 साल बाद, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो है वो अभी सेफ कर दिया गया है और वो इसीलिए जो है अगली तौर पर सियासत में या मैदान में नहीं आ रहे हैं। इनकी जो है वो इनसे वादे वही जिनसे भी हो गए होंगे, जैसे हमारे यहाँ हो जाते हैं कि ठीक है भाई ये टेन्योर जाने दो, अगले टेन्योर में जो है आपको आना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे बहुत बेहतरीन आदमी है, इंतहाई शरीफ इंसान है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगली दफा के लिए जो है उनको रोक लिया गया है। इस वाले इलेक्शन में जो है ना वो खामोशी इख्तियार करेंगे, लेकिन बहरहाल उनका बेटा मौजूद है और उनकी बहन भी मौजूद है जो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये आगे इनके लिए बेनिफिशियरी है। वैसी बात है, इनको कुछ ना कुछ बातें वही हुए होंगे, लेकिन बात ये कि अभी तो रुक गए। आप एक कॉन्फ्रेंस की अलग पार्टी बनाने जा रहे थे, फैसला भी हो गया था जिससे मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने जो है वो गमों उसका इजहार किया था शाहिद खान अब्बासी के ऊपर। तो शाहिद खान अब्बासी खानदानी आदमी है, वो बारह रुक गए। एक अच्छा काम है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी नहीं बनाई उन्होंने, और वो मेरा ख्याल है कि आने वाली जो इलेक्शन, जो इसके बाद जो इलेक्शन होंगे, वो उसमें अपना अहम किरदार जरूर अदा करेंगे। ठीक है नुमान रिजवी साहब, इम्तियाज फरहान साहब से भी बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब, इस्लामाबाद में 17 वजारतों की आईनी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनको बंद कर देंगे। बिलावल भुट्टो साहब का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया, बहुत बड़ा वादा कर लिया है अवाम के साथ कि अगर इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ें ख़त्म कराएंगे, ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हुकूमत या अवाम पे बोझ है। अल्लाह करे ऐसा हो, ये आपकी भी ख्वाहिश है, मेरी भी, सबकी, और बिलावल ने उसकी बात की है। लेकिन आपको याद होगा पीटीआई के जो साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की थी कि गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ये हजम कम कर देंगे मिनिस्ट्रीज का, इसका। अब वादा कर लेना कि जब आएंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके अपने बेनिफिट पे होगी ये बात। कि बहुत सारी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के पहले ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ थे। नुमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आवाम किसको वोट देगी और उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।